जब आप अपने बिजनेस आइडिया को अपने दोस्तों से या फैमिली से शेयर करते हो तो आपने कभी ये सुना है, ये नहीं चलने वाला है, ये तुम क्या कर रहे हो, फेल हो जाओगे। ऐसा हर कोई कहता है। सारा ब्लेकली जो कि स्पैंक्स की बिलियनेयर फाउंडर हैं, उन्होंने अपने बिजनेस आइडिया के बारे में 1 साल तक किसी भी दोस्त को या तो फैमिली मेंबर को पता नहीं चलने दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि आइडियाज अपनी शुरुआत में सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में होते हैं और अगर गलत जगह से फीडबैक ले लिया तो ये आइडिया, एक अच्छा बिलियनेयर आइडिया, खत्म हो सकता है। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत बोरिंग होने वाला है, तो अपने आप को बता दो कि भैया ये वीडियो मुझे एंड तक देखना है, कुछ ना कुछ तो सीख के जरूर जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं स्केल अप टू। बिजनेस को स्केल करना है तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं द गेटिंग टू नो। आप इन्वेस्टर्स के पास जाएं और नो सुने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके पैसा मांग रहे हैं तो वो पैसा देने वाले हैं तो आप उनको बोल दें ना मुझे नहीं चाहिए। ऐसा किया था कुछ लोगों ने, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप जब ढेर सारे इन्वेस्टर्स को अपना प्रपोजल बताएंगे तो वो मना करेंगे। तो कैसे आप उन नो को पहचानें और सही नो को लें। अल्टीमेटली किस लिए नो, किस लिए सुने, ताकि सीख सकें और फाइनली कोई ना कोई एक ऐसा इन्वेस्टर जो आपके लिए यस बोले। ठीक है, आज वाला लास्ट नो है। इसके बाद हम कल नए चैप्टर पे चालू करेंगे, वो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। खैर, वहाँ हम लोग कल पहुँचेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं द डिस्करेजिंग नो। जब आप किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं पैसा दो, तो वो आपको देता है डिस्करेजिंग नो, डिस्करेज करने वाला नो, आपको उदास दुखी करने वाला। और द रॉन्ग नो एट द रॉन्ग टाइम, या आप कह सकते हैं गलत समय पर गलत नो। दुनिया में जितनी भी अच्छी थियरीज हैं उसकी एक उल्टी थियरी भी होती है, उसको बोलते हैं काउंटर थियरी होती है, मतलब उससे उल्टी थियरी। हम लोग शुरू से बात कर रहे थे कि ढेर सारे अलग अलग टाइप के नोज मिलेंगे आपको। उसमें कुछ लोग आपको गाइड करेंगे, कुछ आपको बताएंगे कि आपका बिजनेस का आइडिया बहुत गलत है। ज़्यादातर नो आपको हेल्प करेंगे सीखने के लिए, लेकिन एक ऐसा नो है जो आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। उस नो के बारे में अगर आपको समझना है तो सारा ब्लैकले को पहचानना होगा। कौन? सारा ब्लैकले। उसका नेटवर्थ कितना है? $1.2 बिलियन। ये हमारी पहली बिलियनर आई है इस सीरीज में। सारा ब्लैकले ने अपना एक बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योर का एक जर्नी स्टार्ट किया। कैसे? जब उसने पैंटीहोस से अपने पैर काटे, मतलब अपनी उसमें से पैंटीहोस को कट किया अपने पैरों को बाहर निकालने के लिए। पैंटीहोस क्या होता है? लेगिंग्स जो होती है। अरे पैर से लेकर के ऊपर बड़े बड़े मोजे टाइप के होते हैं, स्टॉकिंग्स टाइप के, जो पूरे ऊपर तक पहनते हैं। ये वही आइडिया है जो बाद में बड़ा होकर स्पैंक्स बनने वाला है। SPANX। स्पैंक्स में सारा ब्लैकली क्या करेंगी? पहले उसको फैब्रिकेट करेंगी, जो स्पैंक्स का मटेरियल है उसको बनाएंगी। उसके बाद उसको इटरेट करेंगी। इटरेट मतलब एक आइडिया लिया और उसको, वो आइडिया काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा चेंज करना, फिर थोड़ा सा चेंज करना, इटरेट करना, उसी के ऊपर काम करते रहना, उसका चेंज कर करके। पेटेंटिंग देम। पेटेंटिंग मतलब पेटेंट करना। हाँ, गवर्नमेंट के पास जाकर के ये एक आइडिया लिख करके पेटेंट, लीगल पेपर बनवाना। एंड पिचिंग देम, और फाइनली उसको पिच करना। पिच करना मतलब किसको? इन्वेस्टर्स को बता के उनसे पैसे मांगना। बस एक चीज़ उसने नहीं किया, अपने फैमिलीज़ को और फ्रेंड्स को इस पूरी आइडिया के बारे में बताया नहीं। पूरे 1 साल तक नहीं बताया। ये चीज़ करके उसने बहुत बड़ी समझदारी की। तो एक बात तो सही है कि जब आप कोई आइडिया सोचते हैं तो आप अपने लोगों से बताते हैं, लोग उसको आइडिया को एम्ब्रेस करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, और उसमें से जो नेगेटिव फीडबैक है वो आपको इम्प्रूव करता है। लेकिन सारे के सारी फीडबैक, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक, एक जैसे नहीं होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप अपने आइडियाज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताएंगे तो वो आपको डिस्करेज करेंगे, क्योंकि उनको लगता है तुम वैसे भी फेल हो जाओगे, इससे अच्छा ट्राई करो ही मत। तो इसीलिए इसने अपने घर वालों को नहीं बताया, फ्रेंड्स को नहीं बताया। बुरा नहीं चाहते आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़, वो खाली जानते हैं कि इतना बड़ा चीज़ पॉसिबल नहीं है। सारा बोलती है मैं अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को इनवाइट नहीं करना चाहती थी अपने आइडिया में, क्योंकि मैं चाहती थी उनका ईगो ना आए बीच। बोलती है इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं किया जो बचपन से हर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ करता है। कोई भी बच्चा कुछ क्रिएट करता है, कोई ड्राइंग करता है, आपने एक वीडियो बनाया, आपने शेयर किया, आपने एक चैनल बनाया, शेयर किया, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक हर एक बच्चा, हर एक इंसान खोजता है वैलिडेशन। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और आपके आसपास के लोग वाव करते हैं तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन। बोलती है मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए था। बोलती लेकिन मैंने एक काम किया, मैं जाकर के मैन्युफैक्चरर से मिली और पेटेंट लॉयर से मिली। कितने लोग होंगे जो अपने आइडिया के लिए जाकर सीधे
मैन्युफैक्चरर से मिलेंगे और वकीलों से मिलेंगे। मैं ऐसे लोगों से मिली जो इस बिज़नेस के आइडिया को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। बोलती है पहला साल मैं नहीं चाहती थी लोगों को अपना आइडिया बताऊं और फिर वो पूछे क्या है ये, तो मैं एक्सप्लेन करती रहूं और फिर अपने आप को डिफेंड करूं। जब वो बोलेंगे नहीं मत करो तो फिर मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों करूं। बस एक ही काम किया मैंने, परस्यू किया। परस्यू मतलब उसके पीछे लगी रही। जैसे मैंने भी जब जनों का बेसिक एडवांस कोर्सेज मैंने बनाया तो मैंने किसी को नहीं बताया, बड़ी मम्मी को भी नहीं बताया, मैंने बना करके डालना शुरू कर दिया। जब पहला स्टूडेंट आया तब उनको बताया, उनको भी लगा ठीक है चलो। जब कोई आइडिया आया तो उसको परस्यू करिए, वैलिडेशन मत खोजिए। सारा को पता था कि मुझे इनपुट चाहिए, लेकिन कहां से, जहां से सबसे यूजफुल इनपुट मिलेगा। आप जाकर के किसी को बता दो, मन भी करता है, आपने एक वीडियो बनाया, उसके व्यूज आए, आप जाकर सबको थ्रो करते हो, लेकिन आपको किससे पूछना चाहिए, सबसे यूजफुल इनपुट जहां से मिलेगा। वो ऐसे लोगों के पास गई जो इस बिजनेस का इन्स एंड आउट्स जानते हैं, मतलब जो इस बिजनेस को अंदर से बाहर तक जानते हैं, इन्स एंड आउट्स जानते हैं। और तब इस प्रोसेस में क्या किया, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को न बताकर अपने आप को ऐसे नेगेटिव चीज़ों से रोका, बचाया जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। क्योंकि अगर मेरे बिजनेस के आइडिया को मेरे पेरेंट्स बोलते हैं सही नहीं है, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके ना का कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, और होना भी नहीं चाहिए। जैसे आप मांगती थी मैं ज्वेलरी बिजनेस करना चाहती हूँ, हमसे मांगती थी, हमारे पास ज्वेलरी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक आइडिया जब इन्फेंट होता है, एकदम छोटा सा होता है, उस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। क्या होता है, छोटा सा होता है। और ये वो मोमेंट होता है, आदमी का नेचर है कि उस समय वो अपने फ्रेंड्स, अपने बॉयफ्रेंड, अपने बॉस, अपने कोवर्कर्स को बताना चाहता है, अरे सुनो मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है बिजनेस करने के लिए। और बेचारे ये सब के सब हमको प्यार करते हैं, कंसर्न है, तो हमको शुरू से ही रोक देंगे। जैसे हमारे घर में एक बच्ची का आइडिया था, उसको एयर होस्टेस बनना है, हमने उसको वहीं क्रश कर दिया, बिकॉज वी आर कंसर्न, वी आर वेरी मच लविंग एंड केयरिंग फॉर दैट पर्सन। थोड़ा और ज़्यादा समझदार लोग क्या बोलेंगे, अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा भी है और इसमें पैसे आते हैं तो 6 महीने के अंदर कोई तुमको कॉपी करके तुमको बाहर फेंक देगा मार्केट से। लोग ऐसा बोल बोल के आपके आइडियाज़ को शुरू में आउट ऑफ लव एंड कंसर्न क्या करेंगे, क्रश। क्या सेम चीज़ आपको एक और स्टोरी में सुनने को मिलेगा। लिंडा रॉटनबर्ग, आज लिंडा एक कंपनी है, इसका नाम है एंडेवर, उसकी सीईओ है। ये बहुत अलग टाइप की कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी बनाती है, ग्रुप्स बनाती है। लेकिन 20 साल पहले ये बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। एक जस्ट पास आउट थी, ग्रेजुएट थी, और उसके पास अपना एक ड्रीम था, एक सपना था, एक ऐसा सपना जो अभी बहुत जल्दी क्या होने वाला है, क्रश होने वाला है। और जब मैंने ये आइडिया, मतलब मेरे आइडिया के बारे में पेरेंट्स को पता चला तो क्या हुए, फ्रीक्ड आउट, पागल हो गए गुस्से में। उनको बताया भी नहीं था मैंने, उन्होंने पता नहीं कहाँ से सुन लिया कि मैं अपने को फाउंडर के साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली हूँ जो बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ग्रुप बनाएगा। और फिर मेरी माँ ने मेरे पापा को ऐसे देखा, सुनते हो ए मुन्ना के पापा, रोको इसे तुम्हें रोकना पड़ेगा। पापा शरीफ आदमी थे, मेरे पास बहुत प्यार से आए, बोलते बेटा पहले कुछ खाने कमाने का जुगाड़ कर लो, उसके बाद बड़े बड़े सपने देखना। तुम्हारे पास अगर कल को फेल हो जाओगी तो क्या तुम्हारे पास रहेगा, सर्वाइव कैसे करोगी, और जो तुम्हारे पास अभी है इसमें कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है बेटा। लिंडा इस चीज़ को बोलती है मेरा किचन टेबल मोमेंट था। जब आप कोई अनकन्वेंशनल चीज़ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये क्या होता है, अरे जो कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनल हो और अनकन्वेंशनल ट्रेडिशनल ना हो। एग्जाम्पल, कोई चीज़ जो कन्वेंशनल है वो क्या है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मान लो किसी ऐसे लड़की से शादी करना जो आपकी कास्ट का ना हो, वो अनकन्वेंशनल है। नौकरी कन्वेंशनल है, जो बिजनेस इज अनकन्वेंशनल। फिलहाल बोलती है जब भी ऐसी कोई चीज़ जो आप अनकन्वेंशनल चीज़ करोगे तो आपकी फैमिली डरेगी ही, और फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं वो करूं जो सेफ है या वो करूं जो अननोन है। आज जब मैंने बड़ी मम्मी को बताया कि हो सकता है अगले 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर हम लोगों को पूरा लखीमपुर से सब कुछ पैक करके शिफ्ट करना पड़े, तो घबरा गई, एकदम घबरा गई। बोलती ऐसे कैसे है, मैंने कहा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या चीज़ करना है, आपको चूज़ करना होता है, वो जो सेफ है या वो जो अनकन्वेंशनल है, अननोन है, ये चॉइस आपको लेना पड़ेगा। लेकिन लिंडा मेरी तरह थी, वो कहाँ गई, अननोन में चली गई। सारे बिजनेसमैन यही बात करते हैं, बिल गेट्स से लेकर के अमेजोन वाले कौन थे, जेफ बेजोस से लेकर सब के सब यही कहते हैं, मैं ये नहीं चाहता था कि 10 साल बाद मुझे ऐसा लगे कि मेरे को मौका था ट्राई करने का, मैंने ट्राई नहीं किया, बस मेरे को ट्राई करना था लाइफ में एक बार। और लिंडा कहती है सबसे पहला जो ब्लॉक है वो किचन टेबल ब्लॉक है।
आपके पास कोई अनकन्वेंशनल आइडिया है तो कोशिश करिए वहाँ से बाईपास करिए। वहाँ से जब नो मिलता है तो वहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब घर वालों से डिस्कस मत करो। नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए। पहले देखिए एक आइडिया है, वो आइडिया बहुत गलत भी हो सकता है। डिस्कस करो, लेकिन उधर से मिलने वाले नो को पहचानो, वो क्रिटिसिज्म कैसा है। और भी ढेर सारे नोज हमने पढ़े हैं, उसमें से कुछ नो हैं जो सचमुच में आपकी आइडिया की कमी को बताएंगे, उसको ठीक करवाएंगे। ये लास्ट नो है, इसके पहले कम से कम 5-6 नो हमने पढ़े हैं। उन सारे नोज को जब पहचानेंगे तो आप गलत आइडिया को छोड़ देंगे, सही आइडिया को बिल्डअप करेंगे। प्लस अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है जो आपको लगता है बहुत समझदार है, उसके साथ आप डिस्कस करना चाहते हैं उस आइडिया को, तो बिल्कुल करिए। जैसे कल परसों मुझे एक लड़का लखनऊ में मिला, मतलब पहले मिल चुका था, उससे मेरी दोबारा बात हुई। तो उसका एक आइडिया है ऐप का, जो ऑनलाइन बुक्स शेयरिंग ऐप होगी और उसमें रेवेन्यू कुछ उसने 10-20 रुपये पर बुक या 5 रुपये पर बुक में उसको लोग शेयर कर सकते हैं उसको। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उसको बताया मेरे को नहीं, मुझसे मत पूछ। और मेरे हिसाब से वो आइडिया बेकार है, मैंने उसको बोला नहीं साफ उसके मुंह पे, क्योंकि वो मार्केट साइज़ उसको पता ही नहीं है, टाइम, उसमें नेटवर्क इफेक्ट है ही नहीं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्केल अप में 4-5 चीज़ें हैं ना, ग्रोथ देने वाली और रुकाने वाली, वो सब चीज़ों के बारे में उसको पता ही नहीं है, उसने सोचा ही नहीं है। तो आस्क और टॉक टू देम, जिसका येस या नो आपको सचमुच में हेल्प करेगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे, प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपके उस आइडिया को क्रश कर देंगे। उसको छुपा करके रखिए मत। क्या किया इन लोगों ने, जाकर मैन्युफैक्चरर से बात की, लॉयर से बात की, इन्वेस्टर से बात की। तो ऐसी चीज़ें ट्राई करिए। तो हमने टोटल पढ़ा 5 टाइप के नो। सबसे पहला लेजी नो। लेजी नो तब आपको मिलता है जब पोटेंशियल इन्वेस्टर आपके आइडिया को सुनता ही नहीं है ध्यान से और वो पास ऑन कर देता है। ऐसे लोगों को पहचान कर फटाफट वहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट करेंगे और आपको डिजेक्शन भी होगा, आपको डिप्रेशन भी आएगा। दूसरा पढ़ा था स्क्वेरमी नो। ये सबसे बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं जिसके लिए इन्वेस्टर्स दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, येस भी बोलना चाहते हैं और नो भी बोलना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। तीसरा पढ़ा था हमने एफर्मेटिव नो, हाँ वाला नो। बहुत बार कुछ एक्सपर्ट्स आपको नो बोलेंगे, इसका मतलब है कि आप किसी बहुत बड़ी चीज़ को पा गए हैं। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सही हैं? आपके पास अपनी कुछ थियरी होनी चाहिए कि इसकी वजह से मैं सही हूँ और एक्सपर्ट्स गलत हैं। ये खाली गट फीलिंग नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है मैं सही हूँ ना, लेकिन कोई ऐसी फैक्चुअल चीज़ होनी। जैसे मुझे ज़ेनोगा क्यों लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरा माइंड जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ इन चीज़ों को समझ करके, वो फैक्चुअल चीज़ है, वो कोई थियरी नहीं है बाहर की। नेक्स्ट पढ़ा था हमने द ऑनेस्ट नो, ईमानदार नो। और बहुत बार ऐसा होता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सही होते हैं। अगर आपके पास कोई बैड आइडिया, जैसे मेरा एक बहुत बैड आइडिया 10 साल तक बचा के रखा था। कौन सा आइडिया? स्कूल का। इट वॉज अ वेरी बैड आइडिया। और मेरे साथ कुछ अच्छे बड़े बड़े लोग जुड़ गए थे, जो जिनके साथ मिलकर के पता चला वो भी इसी बैड आइडिया को अच्छा आइडिया मान के चल रहे हैं और वो आज तक उसको अच्छा आइडिया मान रहे हैं। फाइनेंशियली डिजास्टर था। एक स्कूल खोलना मतलब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम, लेकिन फाइनेंशियली बहुत नुकसान का काम, बट चल रहा है वो। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट नो को सुनते हैं तो आप अपने बैड आइडिया को टर्न करके गुड आइडिया भी बना सकते हैं, उसको ख़त्म करके नया बना लें, या आप और बेटर आइडिया की तरफ मूव ऑन कर लें। और लास्ट हमने आज पढ़ा द अनहेल्पफुल नो। एक ऐसा नो जो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करता। अगर आप ऐसे आदमी हैं जिसको कोई भी आदमी बहुत आसानी से डिस्करेज कर सकता है या आपके आइडिया में से आपको निकाल के बाहर फेंक देगा, तो ऐसे लोगों से अपने आइडियाज़ को बचा के रखिए जिनके साथ आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं। तो मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनको मत बताइए, नहीं तो आपका आइडिया क्रश हो जाएगा। तो ये थे हमारे सम टाइप्स ऑफ नोज। कल हम लोग शुरू करेंगे डू द थिंग्स दैट, मतलब वेरी गुड। कल हमारी पहला गुरु कौन होगा जिसकी बात करेंगे ना? अरे कौन? ब्रायन चस्की। ब्रायन चुस्की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कल फिर वापस आइएगा।